जंगल में सर्दियों का मौसम था, मगर बच्चों को बर्फबारी देखने का शौक हो रहा था। मम्मा, आपने एक बार बताया था ना कि पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। हाँ राधा बेटी, पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। बर्फ भी ऐसी कि पूरे पहाड़ ढक जाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे देखनी है वो बर्फ, मेरा बहुत मन कर रहा है। बेटी, उसके लिए तो हमें पहाड़ों वाले जंगल जाना पड़ेगा। राधा जिद करती है। आखिर माँ तो माँ होती है। चंपा चिड़िया मान जाती है। राधा उड़ते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है। कबूतर का बच्चा, तोते का बच्चा सबको जाकर बताती है। सुनो सुनो, मैं और मम्मा पहाड़ों वाले जंगल जाएंगे, वहाँ पर मैं बर्फ गिरती देखूंगी। राधा राधा, मैं भी मम्मी पापा से कहता हूँ, मैं भी आपके साथ जाता हूँ। छोटा मिठू जल्दी से घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, वो जा रही है राधा अपनी मम्मा के साथ पहाड़ों वाले जंगल। अरे बेटा, हम जाकर क्या करेंगे? आपके पापा आएंगे तब ना पूछेंगे आपके पापा से। जब शाम में हरिया तोता घर आता है, उसकी पत्नी कहती है, देखो तुम्हारा बच्चा पहाड़ों वाले जंगल जाने की जिद कर रहा है। अरे मेरे बच्चे को जाना है तो मैं जरा पक्षियों से पूछ कर आता हूँ। तोता बहुत अच्छा था, वो दूसरे पक्षियों को सलाह देता भी था और सलाह लेता भी था। उसने पक्षियों को जमा कर लिया। बताओ दोस्तों, आप क्या चाहते हो? क्या हमें पहाड़ों वाले जंगल जाना चाहिए? तोते भैया, राधा का तो बहुत शौक हो रहा है, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। अरे मेरा बेटा भी कह रहा था कि उसको भी जाना है। तो यार कबूतर, सब एक साथ चलते हैं ना? हाँ, मगर बुलबुल बहुत बीमार है, बुलबुल को छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसे बुलबुल को पीछे से कुछ हो गया तो क्या बनेगा? उसकी परेशान मत, अरे उसकी चिंता मत करो, मैं उसका इलाज करके उसको भी साथ ही लेकर जाऊंगा। ऐसे हम बुलबुल को छोड़ थोड़ी ना सकते हैं। तोता बुलबुल के घर जाता है। बुलबुल को बड़े जोरों की खांसी थी। अरे प्यारे भाई, मैं तो बहुत बीमार हूँ, बताओ कैसे आना हुआ? अरे बुलबुल बहन, उठ बैठो, तुम्हारा भाई आया है, भाई को देखकर ठीक हो जाओ तुम। अरे भाई, आप तो इतने प्यार से बात कर रहे हो, तो मरी हुई भी उठ जाऊंगी। बुलबुल दवा लेती है और एकदम स्वस्थ हो जाती है। चलो, हो गई ना तुम एकदम तैयार? अब मैं तुमको बताता हूँ, हम पहाड़ों वाले जंगल जा रहे हैं बर्फ देखने। सभी पक्षी तैयार हो जाते हैं। तोता जंगल के कोने में रहने वाले कौवा और कौवी के पास जाता है। कौवे कौवे, हम सब जा रहे हैं पहाड़ों वाले जंगल, वहाँ पर बर्फ देखेंगे। हाय बर्फ, मेरा तो बर्फ देखने का बहुत मन करता है। चलिए ना पति जी, हम भी चले। हाँ हाँ, हम भी चलेंगे, हमें भी लेते हुए जाना। ये ना हो तुम लोग हमें यहीं पर भूल कर चले जाओ। हाँ, अपना सामान तैयार रखना, कोई अच्छा सा टेंट भी ले लेना, ये ना हो वहाँ पर सर्दी में ठठरते रहो। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन हर कोई अपना सामान पैक करके बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो गए थे। अरे आप बताओ कल्याण भाई और भाभी, क्या आपने सामान पूरा रखा है या नहीं? हाँ कवि भैया, आप तो बहुत लापरवाही करते हो, इसलिए पूछना तो बनता है ना। वैसे चंपा, मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम लोगों से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं उस बर्फ के मैदान में ऐसे भी रह सकता हूँ। कौवा और कवि बताते नहीं है कि वो अपने सामान में टेंट और लकड़ियाँ नहीं लेकर जा रहे। सभी पहाड़ों वाले जंगल की ओर चले जाते हैं। रास्ते में कई जगह बैठकर फुसुक का सांस लेते और फिर अपना सफर शुरू कर देते थे। आखिरकार वो पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। हर तरफ बर्फबारी थी। रानो बहन, बहुत ज्यादा ठंड है, मैं तो कहता हूँ पहले टेंट लगा लेते हैं। तोते ने अपना टेंट लगाया, कबूतर ने भी और चिड़िया ने भी, मगर वो कौवे अभी तक बैठे हुए थे। कौवे भैया, समय रहते हुए अपना टेंट लगा लो, ऐसे रात में कौन लगवाएगा आपके साथ? हाँ हाँ, हम लगा लेंगे। तुम लोग तो छोटे पक्षी हो, तुम लोग कहाँ शक्तिशाली, मैं तो शक्तिशाली हूँ। शक्तियों का गर्व इतना था कि वो पागल कौवे टेंट ही साथ नहीं लाए। बर्फ गिर रही थी और वो आराम से बैठे हुए चाय पी रहे थे। रात हो जाती है। रात में तो
ठंडी ज्यादा बढ़ गई थी। वैसे वैसे पत्नी जी, ठंड लग रही है, अपना बताओ, क्या तुमको लग रही है? कल्याण जी, ठंड लग रही है, मेरे पंख सिकुड़ते जा रहे हैं। हम तो टेंट भी साथ में नहीं लेकर आए। वैसे हमारे जंगल के पक्षी दयालु हैं, हमारी मदद जरूर करेंगे। रात होती गई, ठंड बढ़ती गई। वो कौवे बाहर बैठे हुए थे। आखिर कल्याण थक जाता है। पत्नी जी, मैं मरने वाला हूँ। ठंड, हाय हाय ठंड। कल्याण तोते के टेंट के आगे जाकर बोलता है, यार तोते मुझे अंदर ले लो, बड़ी ठंड है, मैं मर जाऊंगा। तोते। मिठू जी रहने दीजिए, ये कौवा तो है ही ऐसा, खुद टेंट लाया नहीं, हम क्यों सुलाएं भला। कवि जल्दी से दौड़ती हुई कबूतर के टेंट के बाहर गई। कबूतर भैया, मुझे अंदर आने दो, देखो कितनी सर्दी है। अरे मैं क्यों आने दो, तुम तो मुझे गंदी आंखों वाला कबूतर कहती थी ना। नहीं, अच्छी आंखों वाले कबूतर, नशीली आंखों वाले कबूतर, मुझे अंदर आने दो। तभी पहाड़ों में भालू निकल कर आता है। भालू को देख कौवा और कवि और डर जाते हैं। अरे मुझे देखकर डर क्यों रहे हो, मैं तो ठंडी का आदी हूँ। अरे हाल तो तुम लोगों का खराब है, अपना टेंट लेकर आना था ना। भालू जी हम भूल गए, हमारी दोस्त है चिड़िया, वो हमको अपने घर जरूर आने देगी। कौवा और कवि जबरदस्ती चिड़िया के खेमे में घुस जाते हैं। अरे आप लोग इस समय में अभी तक सोए नहीं क्या? चंपा बहन, बाहर ठंडी में कहाँ नींद आती थी, हम तो अपना टेंट नहीं लाए। देखो हमारे जुड़े पंख देख लो, हमें अपने पास रहने दो। तभी भालू भी अंदर आ जाता है। अरे चिड़िया रहने दो, ये बेचारे ठंड में बाहर मर जाएंगे। वैसे रात को ठंडी का तो कहर पड़ता है। भालू मियाँ, मैं तो वैसे भी रख लेती, आपका बहुत धन्यवाद, आपने भी एक पक्षी का साथ दिया। भालू भी उनके साथ वो रात वहीं बैठकर गुजारता है। चिड़िया, कौवा और कवि ढेर सारी बातें भी करते हैं। एक हरे भरे जंगल में बारिश अपने जोरों पर थी। हर तरफ बारिश ही बारिश थी। कहीं पर शबनम के कतरे तो कहीं पर बहता हुआ पानी। पत्तों पर जैसे ही पानी पड़ता था, ऐसे लगता जैसे छोटे छोटे सितारे चमक रहे हों। चंपा चिड़िया खिड़की में से झांकते हुए कहती है, ये बारिश की बूंदें मुझे बहुत पसंद हैं। बारिश के बूंदों के साथ साथ जैसे मेरे दिमाग की भी धुलाई हो जाती है, मेरे पास नए नए आइडियाज़ आ जाती हैं और फिर काम करने का भी बहुत मन करता है। आज कुछ नया सोचूंगी, जैसे बांस के पकौड़े। चंपा चिड़िया जंगल की सबसे अच्छी और प्यारी चिड़िया थी। उसकी जैसी मीठी आवाज़ में कोई नहीं बोलता था। उसकी मधुर सी आवाज़ जिसमें वो गाना गाती, पूरे जंगल के पक्षियों को अपना करके रख देती थी। उसके पंखों में ऐसा कोई जादू था, अपने ढाबे पर कुछ भी बनाती तो फिर पक्षियों की लाइन लग जाया करती थी। जंगल के बाजार में 2 दुकानें थी। उनमें से एक दुकान चंपा चिड़िया की और फिर दूसरी दुकान कालू कौवे की थी। मेरी ये ढाबा बहुत अच्छा है, यहाँ पर पक्षियों का रश लगा रहता है, इसीलिए क्योंकि मैं अच्छी चीज़ बनाती हूँ। अरे ये चंपा चिड़िया तो जैसे मेरे पल्ले ही पड़ गई है। जब तक ये है तब तक जंगल में मेरा काम नहीं चलने वाला। ना जाने ये मेरी किस्मत में क्यों लिखा है, जहाँ जाऊँ वहाँ इस चंपा का साया पड़ जाता है। कालू कौवा हमेशा गंदी चीज़ें इस्तेमाल करता और उसके पास ग्राहक भी नहीं जाया करते थे। कालू कौवा चंपा चिड़िया के ढाबे पर जाता है। चंपा, आज बारिश के मौसम में क्या बनाने का मन है तुम्हारा? कौवे भैया, मेरा तो बांस के पकोड़े बनाने का बहुत मन कर रहा है। पकोड़े, वो भी बांस के? अरे वो कैसे बनेंगे? कौवे भैया, आप बस देखते जाइए, मैं कैसे कैसे बना कर रख दूंगी। वैसे ये सब कुछ तुम्हें कौन सिखाता है? कालू कौवा ऐसी ही बात कर रहा था कि तभी वहीं पर एक नीली चिड़िया आती है जो कि चंपा की सहेली थी। चंपा, कैसी हो? मैं बहुत दूर से आई हूँ सिर्फ तुमसे मिलने। अरे मेरी सहेली नीली, तुम्हारी तो दूसरे जंगल में शादी हो गई थी, तुम मुझे मिलने आ गई। वो दोनों सहेलियाँ आपस में गले मिलती हैं।
देखो चंपा, अब मैं तुम्हारे साथ ढाबे पे कुछ दिन काम करूंगी। मैं तुमसे मिलने आई हूँ तो ऐसे घर में नहीं बैठी रहूंगी। कालू कौवा ये सुनकर जलने लग जाता है। अरे वाह, एक चंपा कम थी कि दूसरी नीली चिड़िया पे आ गई। अब ये 2 चिड़िया मेरा ढाबा बंद करवा के ही छोड़ेंगी। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। काफी गुस्से में बैठा हुआ था। अरे उसकी सहेली काम पे आ गई। मेरी एक पत्नी है निकम्मी कहीं की, वो भी मेरा साथ नहीं देती। थोड़ी ही देर में गौरी कवि भी आ जाती है। कालू जी, आज तुम्हारा मूड क्यों खराब हो रहा है? गौरी, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। सामने देखो, उस छोटी चिड़िया के ढाबे पर उसकी सहेली भी काम करवा रही है। तुम अपने पति का साथ नहीं दे सकती। कालू जी, मेरी काम करने की आदत नहीं है। वैसे मैं तुमको बता दूं, जब तक ये 2 चिड़िया है तब तक जंगल में हमारा धंधा नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता हमारा धंधा? इस बार मैं अपना धंधा चला कर दिखाऊंगा। अरे चंपा, देखो कितने मज़े के पकोड़े बना रही हो। इनका स्वाद और उनकी महक पूरे जंगल में फैल रही है। अरे यार, तुम तो मुझे दिलासा दे रही हो। इतने भी अच्छे नहीं जितना तुम बोल रही हो। अरे नहीं, सच में बहुत अच्छे हैं। देखो, अगर हम दोनों काम करें तो जंगल में अपना नाम मनवा सकती हैं। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो अच्छे से जानती हूँ। जंगल में अच्छा काम करोगी तो अच्छा नाम बनेगा। रानों के बांस के पकौड़ों की खुशबू हर तरफ फैल जाती है और फिर थोड़े ही समय में पक्षियों की बड़ी सी लाइन लग जाती है। लाइन को देखकर कालू कौवा और ज़्यादा जलने लगता है। रात हो जाती है, सभी पक्षी सो जाते हैं, मगर जलन थी तो सिर्फ और सिर्फ कौवे के मन में। कौवा पूरी रात नहीं सोता। अगली सुबह वो दोनों सहेलियाँ फिर से बांस के पकोड़े बनाती हैं। कालू कौवा उनके पास जाता है। अरे चंपा और फिर नीली, देखो जंगल में धमाल हो गया है। सामने देखो कितना धुआं फैल रहा है। मुझे लगता है उस दिशा में पक्षियों की जान खतरे में है। जाकर जान बचानी होगी। अरे सच में हमें ही मुसीबत में मदद करनी होगी। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? चंपा और नीली तुरंत जंगल की उस दिशा में भागती हैं जहाँ पर उनको कालू कवि ने इशारा किया था। अरे चली गई, वो पागल कहीं की चली गई। हो। मैं अब देखूं, मैं अब इनके साथ क्या करता हूँ। कालू कौवा जहरीली बोतल निकालता है और फिर जहर चंपा चिड़िया के सभी बांस के पकौड़ों पर डाल देता है। अब जब मरेंगे जंगल के पक्षी, विश्वास होगा कम। अरे ये चंपा गई और मार्केट में सिर्फ मेरा ही नाम चलेगा। चंपा और नीली बहुत आगे तक जाती हैं, मगर उनको कहीं पर भी आग या फिर मुसीबत में रोता हुआ पक्षी नज़र नहीं आता। अरे मुझे लगता है उसने हमारे साथ धोखा कर लिया। हम भी बिना पूछ कुछ किए यहाँ तक पहुँच गई। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है वो बहुत धोखेबाज है। चलो हम वापस चलती हैं। वापस वो अपनी दुकान पर चली जाती हैं। कालू कौवा अपना ढाबा बंद करके भाग चुका था। इधर सभी पक्षी वो पकौड़े खाने के लिए आ रहे थे। जहरीले पकौड़े खाते जा रहे थे और वहीं पर बेहोश होते जा रहे थे। अरे नीली, ये सब क्या होता जा रहा है? जंगल के पक्षी पकौड़े खा खा कर बेहोश क्यों हो रहे हैं, वो भी मेरे ढाबे के सामने? मुझे लगता है ये किसी ने साजिश की है। पकौड़ों में कुछ मिल गया है। क्या मिल सकता है? पकौड़े तो मैंने खुद देखभाल करके बनाए थे। तभी बाकियों के पक्षियों का रश लग जाता है। अरे ये क्या, ये भी बेहोश हो गए, तोता भी बेहोश हो गया, कबूतर वहाँ पड़ा हुआ है। ये सब क्या है तुम्हारे पकौड़ों में? कालू कौवा दूर पेड़ पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। हाँ, अब आएगा मज़ा। ये चंपा चिड़िया ये बचेगी नहीं। इसका खाता तो ख़त्म करके ही रहूँगा। तभी वहीं पर कालू कौवा फ़ोन करता है और फिर पुलिस पक्षी को भी बुला लेता है। जंगल में रश पड़ चुका था। कहाँ है चंपा चिड़िया जो के पकौड़े बेचती है? आओ, पुलिस तुमको बुला रही है और तुम्हें थाने जाकर ही इन्वेस्टिगेशन देनी होगी। तुम बाकी के पक्षियों की जिंदगी के साथ खेल रही हो। चंपा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बेचारी चुप करके पुलिस के साथ चली जाती है। उसकी सहेली नीली भी उसके साथ चली जाती है। देखिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, बल्कि हाँ,
मेरे वो पड़ोसी कालू कौवे ने उसने मुझे धोखे से जंगल की दूसरी दिशा में भेजा था। पीछे से वो जहर मिला सकता है, पर मैं नहीं कर सकती ऐसा। पुलिस पक्षी कालू कौवे को भी लेकर आती है। नहीं नहीं, मुझे मेरे अपने बेटे जग्गू की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे इस चंपा चिड़िया की नीयत खराब है, ये ऐसे ही गलत काम करती है। कभी भैया, झूठी या सच्ची, तुमने अपने बेटे की कसम तो उठा ली। अब देखो ऊपर वाला इंसाफ जरूर करेगा। मुश्किल से 2 दिन गुजरते हैं कि कालू कौवे का बेटा जग्गू बीमार पड़ जाता है और फिर कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहा था। बुलबुल डॉक्टर, देखो मेरे बेटे जग्गू को क्या हो गया है। हाँ बुलबुल डॉक्टर, मेरा बेटा जग्गू कल तक तो बिल्कुल ठीक था। तुम मानो या ना मानो, अपने बेटे की झूठी कसम खा कर आए हो। इस तरह जग्गू मर जाएगा, कभी भी सेहत याब नहीं होगा। कालू जी, अरे ये तुमने क्या कर दिया। मेरे बेटे की जिंदगी से खेलोगे उस चंपा चिड़िया को हराने के लिए। जाओ, मैं कहती हूँ जाकर उसको जेल से बाहर करवाओ। जो तुम्हारा गुनाह है उसकी सजा खुद लो। कालू कौवा वापस जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस पक्षी को सारी बात बताता है। पुलिस पक्षी जी, सारी गलती मेरी है, आप मुझे सजा दीजिए। चंपा चिड़िया को छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल बेगुनाह है। उसके पकौड़े बहुत अच्छे थे, पकौड़े में जहर मैंने मिलाया था। अरे आ गए ना तुम लाइन पर। वो चंपा चिड़िया सच में बेगुनाह है, उस पर तुमने इल्जाम लगाया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और फिर कालू कौवे को जेल में डाल देता है। चंपा चिड़िया को और उसकी सहेली को भी जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। आज रात छींट की लहरों पर एक चिंगारी सी चमकी। चंपा चिड़िया ने अपने बच्चे गौरी और राधा को गोद में बैठाकर कहानी सुनानी शुरू की। सुनो बच्चों, आज रात को जादू कुछ अलग है। माँ, आज क्या नया होगा? माँ, क्या हम शेर और भालू से मिलेंगे? शेर की हवा ने एक पुरानी कहानी उठाई, एक कहानी जो किसी ने सुनी नहीं थी और आज वो कहानी जिंदा हो रही थी। सुबह हुई, चंपा चिड़िया, उसके बच्चे गौरी, राधा, अपने दोस्त कबूतर कबूतरी, तोता तोती और बुलबुल सब मिलकर खाने की चीजें बांट रहे थे। आज मैं नई रोटी लेकर आऊंगा, सब खाएंगे, और थोड़ा सा शहद भी। मैं सुबह सुबह शेर को गाना सुनाऊंगा, वो उधर बड़े पीपल के पेड़ के नीचे सोता है, और हम सब मिलकर उसके लिए फूल सजाएंगे। सब खुश रहो, सेहत सबसे बढ़कर। दोस्ती में खाना और सेहत दोनों बांटना चाहिए। हमारा चील इसीलिए जीता है। पर एक अंधेरे कोने से कुछ आवाजें आई। कल्याण और उसकी पत्नी चील पर नजरें जमाए बैठे थे। आज हम दोस्ती का इम्तिहान लेंगे, देखते हैं कौन कितना अच्छा दिखाई देता है। सबको डरा देंगे, पर हम नहीं। उन्होंने चील और उल्लू से बात की। चील ऊंची नजरों से नीचे देखता और उल्लू रात को सबकी छुपकर बातें सुनता था। मैं रात में सब सुन लूंगा, फिर बताता हूँ। मैंने आसमान से देखा, देर नहीं, मौका मिल गया। एक दिन झील के पास एक भारी बवंदर आया। पेड़ गिरने लगे और खुद गर्ज हवा ने सबको डरा दिया। बुलबुल ने देखा एक भालू जो बाहर से आया था और वो एक पेड़ के पास बैठकर रो रहा था। मेरा घर तूफान में टूट गया, मैं अकेला हूँ। आप आओ, हमारे साथ रहो। दोस्ती में घर से बड़ा कुछ नहीं होता। माँ, उसे गरम दूध दो। माँ, अपनी छोटी गीली पंखीली उसके लिए तोड़ दूंगा। उस रात चील ने एक और अजीब मेहमान को बुलाया, शेर, जो अपनी तकलीफ छुपाकर आ गया था। मैं जंगल के रात से दूर आया हूँ, आंखों में बहुत दर्द है। शेर साहब, हम सब दोस्त हैं, दर्द बांटने से कम होता है, और अगर आप चाहें तो हम सब मिलकर आपका इलाज करेंगे। मेरे पास बहुत जड़ी बूटियां हैं, फूल भी हैं, उनसे दर्द हल्का होगा, पर दिल खुला होना चाहिए। भालू और शेर ने अपनी कहानियां बताई। दोनों ने अपने अपने डर छुपाए और चिड़ियों को अपने दिल से लगा लिया। मैं पैसों की लालच में अपना घर खो बैठा। मैंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, इसी कारण अकेला हो गया। हर दिल में जगह होती है माफी के लिए। आओ, हम तुम्हारा घर और इज्जत वापस बनाएंगे। हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम भी हमारे परिवार के हो। मैं तुम्हारे साथ जंगल में खेलूंगा। कौवा और कवि ने जब ये सब देखा तो उनके दिल में अजीब सी खलिश महसूस हुई। उन्होंने जल्द ही एक नकली प्लान बनाया। अगर झील बचा रहे हो तो हमारी औकात खत्म। हम इस झील से सब कुछ छीन लेंगे, तब सब हमारी औकात समझेंगे।
उन्होंने चील को रात में ऊपर से देखने के लिए भेजा और उल्लू को फूल में जरा सा जहर मिलाने को बोला। वो लोग कुछ जला रहे हैं, मैं आग लेके आती हूँ। रात बहुत गहरी है, सब सो रहे हैं, कोई सुनेगा नहीं। बुलबुल डॉक्टर ने सबका तुरंत इलाज शुरू किया। जहर तभी कम होगा जब झील का सच और हमारी दोस्ती का सूरज चमकेगा। सब मिलकर सच बोलेंगे और जहर को चुनेंगे। मैं उधर सबको बता दूंगा कि हमारे साथ बेदर्दी नहीं चलेगी। हमें मिलकर एक गाना गाना चाहिए जिससे सच जाग उठे। सुबह हुई, सबने मिलकर सच्चाई के गीत गाए। गाने में इतनी ताकत थी कि जहर धीरे धीरे मिटने लगा। हम खुशी का गीत गाते हैं, दोस्ती से डर दूर होता है। तो सब बोल दो, जो कुछ भी छुपा है अब सबके सामने आ जाए। झील ने चमक बढ़ाई और जहर को अपनी गहराइयों में समेट लिया। कल्याण और उसकी पत्नी ने जब देखा कि उनका चाल फेल हो गया है, उन्होंने सीधा हमला करने की सोची। तुम लोगों ने हमें शर्मसार कर दिया है, अब तुम सबको सबक सिखाएंगे। आज सबको बताएंगे कि दोस्ती से कुछ नहीं होता। रात का डर अब तुम्हारे लिए है, पर हम सब तैयार हैं। तभी शेर और भालू ने अपनी असली हिम्मत दिखाई, पर वो धोखा नहीं, प्यार से लड़ा। उन्होंने दोस्ती और माफी का झंडा ऊंचा किया। हम जंगल के रखवाले हैं, पर हमारी असली ताकत प्रेम है। हमें दोस्ती से डर लगता था, पर आज हमने सीखा, डर को प्यार से बदलो। दोस्ती में हिम्मत होती है और माफी का फल मीठा होता है। उन्होंने कल्याण कव्य को गले से लगाया और उसके सारे आंसू समेट लिए। हमने गलत किया, हमारी तन्हाई ने हमें अंधा कर दिया। हमें भी दोस्ती चाहिए, हमें माफ कर दो, हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। माफी से बड़ा कोई प्यार क्या हो सकता है। अब तुम भी हमारे साथ हो सकते हो। हर एक ने अपना हिस्सा दिया, जंगल को बचाने के लिए, जंगल के सच को रखने के लिए और अपने जंगल के झील के पानी से उस जहर को हटाने के लिए। हमने सीखा, बड़ा होना या छोटा होना फर्क नहीं पड़ता, दिल बड़ा होना चाहिए। हमारी झील अब सिर्फ पानी नहीं, प्यार का आईना है। बच्चों याद रखो, दोस्ती, माफी और सच्चाई से हर जहर दूर हो जाता है। रात में फिर से जंगल में सितारे चमके, खुशियां आईं। छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ सब कुछ सीख गए थे। इस छोटी सी कहानी में वो दया, माफी, प्यार, ये सब सबक सीख गए थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपका धन्यवाद।